For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, इस समय हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये टॉपिक कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेक्स बढ़ाने थे। फॉरेक्स बढ़ाने का मतलब हुआ, वर्ड ध्यान से सुनते जाइएगा, फॉरेक्स बढ़ाने थे। फॉरेक्स जब हमने बोला तो फॉरेक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन करेंसी का, और फॉरेन करेंसी का मतलब होता है एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। क्या कहलाता है? फॉरेन करेंसी। और इसी फॉरेन करेंसी को क्या बोलते हैं? फॉरेक्स बोलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉरेन करेंसी आए। ये पहला उनकी इच्छा थी। जैसे आपकी इच्छा है पढ़े ना रिजल्ट अच्छा हो, ऐसे ही गवर्नमेंट की इच्छा थी कि कुछ ऐसा हो, नहीं मैंने तारीफ की है अदरवाइज मत लीजिएगा। तो गवर्नमेंट की भी इच्छा क्या थी कि हमारे देश में क्या हो, फॉरेक्स ढेर सारा आए, एकदम डिट्टो आपके वाले स्टाइल में फॉरेक्स आए ढेर सारा, लेकिन हम करें कुछ ना। तब उन्हें किन्हीं ने बुद्धि दिया। जैसे मैं समय समय पे आपको देता रहता हूं, आपका दुश्मन बनता रहता हूं, आपसे पंगे लेता रहता हूं कि जो आपने सोचा है बहुत अच्छा है, होगा, सीएस बनना आपने सोचा है होगा, लेकिन उसके लिए एक जो है वो छोटा सा काम भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखिए कितने समझदार आप हैं, पढ़ना भी पड़ता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को जो है वो किसी ने सलाह दिया और कहा कि बड़ा नेक विचार है आपका कि आप चाहते हैं कि फॉरेक्स क्या हो, बढ़े, तो आप जो है वो कुछ कीजिए जिससे ये बढ़े। का अच्छा कुछ करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट जो एक और इच्छा लेकर के आई, और वो इच्छा फिर क्या था? जैसे आपके अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रिजल्ट, सब अच्छा, लेकिन काम कुछ नहीं। तो वैसे ही जो है उनको फिर एक अच्छी बात और क्या कि हमें देश में ना बेरोजगारी कम करनी है, इच्छा। तो कहा कि इस इच्छा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसा करे जिससे मेरे दोनों इच्छाएं एक साथ हो जाए। तो बिल्कुल आपका वाला हाल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रिजल्ट, सब एक ही चीज से है, और वो क्या है? पढ़ाई। ठीक वैसे इनको किन्हीं ने सलाह दिया कि देखो आप एक ऐसा काम करो जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, और वहां पे वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट में जो काम करेंगे, चाहे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, सर्विस दे रहे होंगे, तो लोग को इन्वॉल्व करेंगे, और वो ऐसे जगह पे रहेंगे और ऐसे तरह से लोग इन्वॉल्व होकर के काम करेंगे कि उनका सारा का सारा काम बाहर जा रहा होगा, सारा का सारा प्रोडक्ट बाहर जा रहा होगा। तो खुद ब खुद आपको क्या मिल जाएगा? हो गए ना दोनों काम, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया और क्या हो गया, क्योंकि दोनों चीज एक साथ होना था। एम्प्लॉयमेंट तो तब भी जनरेट होता जब आप किसी भी जगह पे कोई काम करे और काम करके इंडिया में चीजों को बेचे, तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा? होगा, लेकिन फॉरेक्स आएगा? नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज इन्हें चाहिए था। तो इन दोनों चीजों के लिए इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा एरिया, ध्यान से सुनिएगा, हम एक ऐसा एरिया बनाएंगे, एक ऐसा जो है वो प्लेस डेवलप करेंगे जहां पे जो है वो लोग आएंगे और वहां आकर के वो जो है या तो चीज मैन्युफैक्चर करें या सर्विस क्या करें, वहां से प्रोवाइड करें, और वहां पे हम दुनिया भर का बेनिफिट देंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक आप कोई बेनिफिट नहीं देंगे, कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेट होकर के, इनकरेज होकर के बिजनेस नहीं शुरू करने वाला है। तो आपने बोला कि हम इस एरिया में, एक एरिया डिफाइन कर दिया बस, कि इस एरिया में जब आप जाकर के जो है वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हम बहुत तरह के टैक्सेस आपसे नहीं लेंगे। अगर वहां से सर्विस दीजिएगा तो आप जो सर्विस दे रहे हैं, जो इंडिया से बाहर जा रहा होगा, तो आएगा तो फॉरेक्स आपके पास। आप तो हो इंडिया में ही, आपको तो रुपये ही चाहिए रहेंगे, तो देश में फॉरेक्स आएगा, हम आपको क्या देंगे? रुपया देंगे। फॉरेक्स गवर्नमेंट थोड़ा ना लेके आती है, हम ही और आप तो लेकर के आते हैं। मैं कहीं कंसल्टेंसी दूंगा तो मुझे डॉलर और पाउंड आएंगे, तो वो आएंगे जरूर अकाउंट में, डॉलर पाउंड में ही आएगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं जो विड्रॉ करूंगा वो किस में करूंगा? इन जनरल रुपीज में। तो गवर्नमेंट के पास आ गए, हाँ मुझे भी डॉलर चाहिए तो मैं विड्रॉ कर सकता हूं, बताऊंगा जब आपको फेमा पढ़ाऊंगा कितना तक, इंडिया से बाहर अगर घूमने जाना रहा है कुछ रहे तो उसमें तो मुझे भी डॉलर चाहिए रहेगा, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल यहां पे मेरे सारे काम तो रुपीज में होंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स आया या नहीं आया? और
ये जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि एक एरिया बनाएंगे और उस एरिया में जाकर के लोग बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में दोनों चीज आ गया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया और क्या आ गया। तो कहा उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, कहा कि बहुत बेनिफिट देंगे। बोला कोई एक तो बोलो शुरुआत में, बाकी तो देखते रहेंगे। कहा कि ये तो आप और भी जगह देते हैं। कहा कि नहीं, इसको ना हम इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। बोला बहुत अच्छा। एक तो ऐसे ही जो है वो चाइना और इन्होंने हमला कर करके देश का कुछ पार्ट कब्जा किया हुआ है, और अब आपके पार्ट जो पार्ट है उसमें भी कहते हैं उसको इंडिया का पार्ट। तो बोले कि आप गलत समझे हैं, भावनाओं को सही नहीं समझ पाए। तो कहा भावना समझाओ, जरा क्लियर करो। तो इन्होंने बोला इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे, उसके पीछे वजह क्या है वो सुनिए। अगर हम अपने देश से कुछ इंडिया के बाहर भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंडियन टेरिटरी से किसी भी दूसरे देश के टेरिटरी में जाएगा तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, और किसी भी दूसरे कंट्री से हमारे टेरिटरी में आएगा तो क्या कहलाएगा। जब एक्सपोर्ट होता है तो हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जब इंपोर्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। अगर यूएसए से सामान यूके जा रहा है तो हम कौन सा ड्यूटी लगाएंगे, यूएसए से यूके जा रहा है, पहचान रहे ना यूएसए यूके क्या हुआ, जनकपुरी के बगल वाला स्टेशन यूके हो गया और इधर करोल बाग के पास जो है वो यूएसए हो गया। अमेरिका से इंग्लैंड जा रहा है तो ऐसे केस में अगर दूसरे देश में जा रहा है तो हम कोई लगा पाएंगे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट अभी अभी तो डिफाइन किया इंडियन टेरिटरी से किसी दूसरे कंट्री के टेरिटरी में। तो यूके आपका टेरिटरी है या यूएसए आपका टेरिटरी है, बोलिएगा भी नहीं। अपने देश के टेरिटरी को अपना बोलते हैं तो चाइना हमला कर देता है, मारपीट कर लेता है, और ये तो दूसरा ही कंट्री है। अब जरा सोचिए, अगर हम जो है वो अपने ही देश के खास हिस्सा को कह देते हैं कि इंडिया का टेरिटरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कि वहां पे मैन्युफैक्चर होगा, वहां पे सर्विस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बाहर जा रहा है। जब वो इंडिया का ही पार्ट नहीं है तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट को क्या डिफाइन किया है, तो बाहर। तो इसका मतलब जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं इंडिया के बाहर से तो इंपोर्ट कहलाता, लेकिन उस एरिया को हम नहीं मान रहे तो इंपोर्ट ड्यूटी। कहने का मतलब बस इतना ही समझिए, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी हम इतना ही नहीं और भी तरह के ड्यूटी से क्या करेंगे, फ्री करेंगे। तो लोग सोचेंगे कि क्यों मैं इंडिया में चीजों को बेचूं, क्योंकि इस चीज के कारण एक तो बाहर बेचने पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी तो लग ही नहीं रहा है, प्लस वहां पे तमाम तरह का फैसिलिटी उसी एरिया में रहेगा, अलग से बैंक। जैसे आईएफएससी याद है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, कहां बना था, सेज के भीतर एक चीज बना था, एक सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका था। ध्यान से सुनिएगा, सेज के भीतर एक खास सर्विस था जिसका नाम था इंटरनेशनल फाइनेंशियल। इसका मतलब सेज के भीतर सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसा ही चीज नहीं है, वो तो सेज एक्ट 18 सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग बनाया था, 18(1) के अकॉर्डिंग। और भी चीज है, वहां बैंक भी है, वहां पे देखिए ना आपका, वहां स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, इंटरमीडियरी, यही सब तो था। और हमने नहीं बोला था कि ये सारे सर्विसेज वहां पे होंगे, उसके लिए अथॉरिटी अलग रखेंगे ताकि वहां कल के डेट में डिस्प्यूट, ये सब फैसिलिटी ही तो है कि हम वहां चले गए तो हमें तारीख पे तारीख वाली बात नहीं, अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ फटाक से वहीं पे क्या होगा, सेटल होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, रोड रेल सब पहुंचाया जाएगा। बोला तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तो बताइए मुझे, वहां जाकर के लोग बिजनेस करना चाहेंगे या नहीं, तो इससे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा या नहीं, और वहां से करके वो इंडिया के बाहर भेजेंगे, और अगर भेजेंगे तो हमारे पास फॉरेक्स आया या नहीं, ये बेसिकली वजह है। फॉरेक्स हमें लाने थे, उसके लिए एक काम किया, और भी चीज करना पड़ा हमें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सब बताऊंगा, सब कनेक्ट होता जाएगा। हमने एफडीआई बनाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर क्या है, मैंने क्या बोला, हमें जो है वो चीज भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए, यानी कि लग्जरी और जो है वो सिक्योरिटी के बीच का क्या बनाना है, बैलेंस बनाना। और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें जरूरत पड़ी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, हमें पड़ी जरूरत स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, हमें जरूरत पड़ी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हमें जरूरत पड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हमें जरूरत पड़ी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। आने वाले समय में बस यही आपके बचे हैं जितना नाम मैंने बोला है, और ये सारे चीज अब एक साथ जुड़ रहे हैं। क्या होंगे, घबराइएगा नहीं, अभी अभी नहीं खत्म कर रहा हूं, सबको कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे चोरी चकारी वाले 4 चीज बोले, पढ़ाया तो अलग अलग करके ना,
तो वैसे ही अब ये सारे चीजें जो हैं वो इसी चीज को ध्यान में रख करके कि हमें क्या चाहिए, फॉरेक्स चाहिए। दूसरा, फॉरेक्स अनरीजनेबली कहीं जाकर के हम बर्बाद ना कर दें, ये भी ध्यान रखना है। फॉरेक्स लाना भी है और फॉरेक्स को बर्बाद भी नहीं करना है। इसका मतलब इंडिया से बाहर बिजनेस ना करें, क्योंकि इंडिया से बाहर करेंगे तो वहां पे तो फॉरेक्स लगाना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, ये सौदा जो है ये फायदे वाला है, लगाएंगे थोड़ा सा लाएंगे ज्यादा। अगर इंडिया में पैसा लगा है तो जो लोग बिजनेस में लगाते हैं क्या सोच करके कि जो लगाया है अब सब डूब जाएगा, लगातार प्रॉफिट होगा, तभी तो टाटा, अंबानी, अडानी ये सब कर रहे। वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर इंडिया से बाहर जाकर के करना चाहें कहा जाइए, उसके बाद तो रेगुलर क्या आएगा, आज एक बार आप फॉरेक्स लगाएंगे अपने ही पैसे और फिर क्या होगा, लगातार आता। इसी में आपको बताऊंगा कि अगर आप और शानपत्ती दिखाते हैं, एडीआर जीडीआर के जरिए जो है बोलते हैं जा रहे हैं, एडीआर जीडीआर याद है, इंडिया के बाहर वालों से ही पैसे लेंगे और उससे जो पैसा आया उसको अपने देश में नहीं लगा करके उनके ही देश में लगा देंगे। का इससे अच्छा क्या होगा, उन्हीं से फॉरेक्स लिया, उन्हीं के देश में लगाया और अब रेगुलर बेसिस पे फॉरेक्स आता रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट होती वाह भाई वाह, मान गए, इंडिया के ही नागरिक हो, एकदम सही है, ऐसे ही करो। और देखिएगा लॉ में एग्जम्पशन दे दिया है उस केस में। और जब अपने पैसे लगा रहे होंगे तो बोलते इतने से ज्यादा नहीं लगाओ, अपने यहां से फॉरेक्स लेके जा रहे हो, सोच समझ करके, पैसे न डूब जाए, उनके ही है ना, उन्हीं से लिया है वहीं पे लगाओ, जो भी आएगा वो क्या है, कमाई ही तो है, फॉरेक्स वहीं का है वहीं लग रहे, करेंगे बात। इसका मतलब बस मैं इतना ही आपको कह रहा हूं कि क्या फॉरेक्स का इस्तेमाल हम ना करें घूमने फिरने बाकी चीजों के लिए, क्योंकि फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल के डेट में हमें इंडिया के बाहर से कुछ मंगाना पड़ा तो फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा। कहा सब करेंगे लेकिन रेगुलेट करेंगे, जहां जितने की जरूरत होगी उस अकॉर्डिंग। तो इसी में जो आप फेमा पढ़ेंगे वो भी इसी फॉरेक्स का पार्ट हो जाएगा। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही फॉरेक्स वाला पार्ट हो गया। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स वाला पार्ट, हम बाहर जा रहे हैं, एफडीआई बाहर वाले फॉरेक्स लेकर के आ रहे हैं। फेमा, घूमने फिरने, मकान खरीदने, दुकान के लिए, लैपटॉप, कुछ नहीं, क्रीम तोपेंगे, इंडिया से बाहर वाला फॉरेक्स लगा करके कीजिए। रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है, क्या कैसे करेंगे, किन चीजों में नहीं लगाएंगे। आप जैसे यहाँ पे ड्रीम 11 और बाकी चीजों में लगाते हैं, फॉरेक्स में लगाना अलाउड नहीं है, बाकी में यहाँ लगा लेते हैं, जो रुपया में नहीं लगाते, टीम बनाते हैं, चाहे स्पेशल स्किल का नाम बोलिए, जो भी नाम बोलिए, बहुत सारे चीज हैं। और साथ ही साथ इसमें बोला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ताकि हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ावा दे सके, ताकि लोग क्या करें, लोग जो है वो बिजनेस करें और बिजनेस करके इंडिया से बाहर चीजों को बेचें। तो उसके लिए क्या बनाया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो अभी हम लोग पहले से शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका नाम क्या है, स्पेशल। और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए हम एक एरिया बनाएंगे और उस एरिया में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उस एरिया में सर्विस, और वहां पे हम काम करने वाले लोगों को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन फिर वही बात कहा कि ये सेज बनाएंगे तो फिर खर्चा लगेगा। गवर्नमेंट देखिए तो बोलता है खर्चा करोगे नहीं, और कह रहे हो कि क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी क्या करना है, जनरेट करना है, और क्या चाहिए, फॉरेक्स भी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं कुछ ना करूं और खुद से जो है वो सेज एरिया भी बन जाए और उसके भीतर लोग जो है वो बिजनेस भी करें, सर्विस भी प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और मेरे पास फॉरेक्स भी आ जाए। तो आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा मांग ली, अब गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा ही आपकी तरफ विश करने लगी? तो कहा करने लगी तो करने लगी, एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला चलो इसका भी सॉल्यूशन निकाल देते। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो वो एरिया डेवलप करे, और अगर गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकती है किसी कारण से, बड़े काम है, इलेक्शन सब आ गए हैं, प्रचार प्रचार टीम इधर लगी रहेगी, नहीं कर सकते हैं तो कहा कोई बात नहीं है, आप जो है वो दूसरे लोगों को बोलो कि भाई ये भी एक बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक बिजनेस है, सेज एरिया डेवलप करो। डेवलप करो का मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के जाओ, बिजली, पानी, सड़क, वहां पे जो है वो मकान बनाओ, दुकान बनाओ, और वहां पे लोग आएंगे और किराया में क्या करेंगे, वहां पे रहेंगे। यानी कि वहां पे जो है वो मैन्युफैक्चरर आएगा और आपके डेवलप एरिया में आपको रेंट देगा और वहां क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो इलाका डेवलप नहीं कर सकता है। कहा चलो भाई एक और बंदे को बिजनेस मिल गया कि उसका काम ही रहेगा कि वो सेज को क्या करेगा,
डेवलप करेगा। वो अपना यूनिट नहीं लगा रहा है, ना वहां पे कोई सर्विस जो है वो दे रहा है, वो बस क्या कर रहा है, सेज एरिया बना रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे कहीं पे प्लॉटिंग होता है तो पहले खेत रहता है, बंदा वहां पे सिर्फ सड़क बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी का पोल वगैरह लगा दिया, पानी की पाइप भीतर डलवा दी, सीवर लाइन बना दिया, बस। और उसके बाद अब लोग आएंगे, कोई दुकान के लिए जमीन खरीदेगा, कोई मकान के लिए खरीदेगा। ऐसे ही इन्होंने कहा गवर्नमेंट कि मैं ये भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता कि बस कोई अपने से सेज क्या करे, डेवलप करे। तो देखिए उन्होंने इसका भी इंतजाम कर दिया और कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहता है, मालदार असामी है और बोलता है मैं सेज एरिया डेवलप करूंगा, मोस्ट वेलकम, आइए कंप्लायंस पूरा कीजिए और आप सेज डेवलप कीजिए। आप डेवलप कीजिए, फिर वहां पे लोग अपना यूनिट बैठाएंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, चाहे किसके लिए हो, सर्विसेज के लिए। तो हमें अलग अलग ऑथोरिटी रखना पड़ा इन चीजों को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जरा सोचिए, आपने सेज बनाया तो कभी कभी एक सेज बनता है एक खास चीज के लिए, जैसे सांता क्रूज, ये मुंबई में जहां पे डायमंड मर्चेंट वगैरह के लिए वो बनाया गया, और वहां से सारा का सारा डायमंड सब इंडिया से बाहर जाता है। कहने का मतलब एक खास तरह के काम के लिए भी क्या करते हैं, सेज बना देते हैं। तो कहा ऑथोरिटी होना चाहिए, क्योंकि मैं सेज एरिया में जाकर के अपना दुकान खोलना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहता हूं, बंदा कहता है नहीं तुम्हें परमिशन नहीं है, तो मोनोपोली हुआ या नहीं हुआ। हमारे देश में तो ऐसा बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अगर कोई चीज है और मैं उसके लिए बोनाफाइड हूं तो मुझे क्या होना चाहिए, वो मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग क्या हुए, ऑथोरिटी। और फिर ये जो बुद्धि बीच बीच में आ रहा है, जोशी जी कहते मुझे ये ना करना पड़े और ये आ जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक जो है वो टीम बना दिया और उनको बोलते हैं कि ऐसे ही सुझाव हमें बीच बीच में क्या करते रहना, देते रहना। तो यहाँ पे 4 ऑथोरिटी बने। एक तो हमारा बना बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो सबसे ऊपर जो कहता है कि सेज को परमिशन मैं दूंगा कि ये एरिया सेज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। फिर हमारे आए डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कहता है कि मैं एक से ज्यादा सेज एरिया की निगरानी करूंगा। और फिर हमारे पास जो है वो अप्रूवल कमेटी आए, वो बोलते हैं मेरा जुरिडिक्शन सिर्फ एक सेज एरिया है, मैं उसको देखरेख करूंगा। फिर उसके बाद एक खास तरह के ऑथोरिटी भी आए और वो बोले कि जब सब कुछ बन जाएगा तो निगरानी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, हर एक सेज की अलग अलग। तो हमें वो ऑथोरिटी देखना रहेगा। बहुत छोटा सा जुरिडिक्शन है कि सेज एरिया में सेज पहले बनता कैसे है, सेज पहले कैसे बनता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे बनता है, गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल कैसे। और आपने परमिशन लिया और उसके बाद आप डेवलपमेंट का काम ही नहीं कर रहे हैं, दे दिया आपको परमिशन, बनाइए सेज। तो बनाने का मतलब तैयार कीजिए, रोड सड़क सब बनाइए, और उसके बाद जो है अगर आपने वैसा काम नहीं किया तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। कोई यूनिट अगर वहां रजिस्टर्ड होना चाहे तो कैसे जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जिसने सेज डेवलप किया बोलता है तुझे परमिशन नहीं दूंगा। कहा गया इस चीज को कैसे जो है हम डील करेंगे, ये चीज हमें पढ़ना है। शुरू करें पढ़ना। चलिए, पहला चीज इसमें जो है 2 एस्पेक्ट है, एक है सेज और एक है डीटीए। डीटीए हो गया दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। वो एरिया जो सेज नहीं है भारत का, वो एरिया क्या कहलाएगा, डीटीए यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहलाएगा। तो अगर सेज एरिया से कोई चीज डीटीए एरिया में आया है तो माना जाएगा विदेश गया है, और डीटीए से कहां गया है, सेज में गया है, तो हम भी मानेंगे कि हमने जो है वो एक्सपोर्ट किया है। और ऐसा इसीलिए किया गया कि सेज हमने स्पेशली डेवलप किस चीज के लिए किया है, फॉरेक्स जनरेट करने के, ताकि वो डिस्करेज हो और हम जो है वो उनसे, क्योंकि सेज जो है वो बाहर का पार्ट है, तो बाहर का पार्ट है तो बाहर के जगह से अगर डीटीए में कोई चीज आएगा तो, या इंडिया में आता है कोई चीज बाहर से इंडिया में, तो क्या कहलाता है, इंपोर्ट। तो सेज को जब हमने इंडिया का बाहर का पार्ट बोला, तो अगर वो वहां से बना करके हमारे मार्केट में बेचेंगे तो डिस्करेज कर रहे हैं उनको, कह रहे हैं कि ये एक तरह से क्या माना जाएगा कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे देश में हम इंपोर्ट माने जाएंगे। ऐसे ही अगर वो यहां से कोई चीज अपने में मंगा रहे हैं तो क्या माना जाएगा। अब देखिए यहां पे हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया। क्यों दे दिया, कहते बना बनाया सामान इंडिया में कम बेचो, लेकिन कोशिश करो इसका मतलब ये नहीं कि मत बेचो, बना बनाया सामान इंडिया से बाहर बेचो, क्या आएगा, फॉरेक्स। कहा इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो, कहा कि वो इंडिया से लो।
कहा कि कैसे लेंगे, इंडिया तो डीटीए तो हमारा बाहर का पार्ट है, तो लेंगे तो हमें तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। बोला ना ना ना, बुरा मत मानो, इस केस में हम इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन अगर जो है वो डोमेस्टिक में बेचोगे तो बोला तब ड्यूटी चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसको डिस्करेज करना है, हमें फॉरेक्स चाहिए, तो हम वहां से चीजों को, हाँ कोई ऐसा चीज जो हमारे देश में कमी है तो उस केस में हम एग्जम्पशन लगा देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप उस समय गवर्नमेंट को सप्लाई करोगे तो हम आपसे कोई चार्ज, आपको नहीं लगता गवर्नमेंट हर वो चीज करे जो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो कर ही तो रही है, कानून तक बदल देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आया तो एक तरीका है ना लेजिस्लेचर के जरिए, तो ये चीज उन्हें दिया गया। लेकिन यहां पे अच्छा है, इन चीजों से अच्छा हो रहा है। देखिए जो चीज हमारे ही देश का है वो वहां जा रहा है, तो इसका तो हमारे ही इनपुट यूज हो रहे हैं, और जब बन करके इंडिया से बाहर जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें फॉरेक्स। हाँ अगर मान लीजिए क्वालिटी कंसर्न आ रहा है और उस केस में इंडिया के बाहर से मंगाना है तो कहते हैं मंगाओ, तब भी हम आपसे कोई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। बताइए तो अब भी डेवलप नहीं होगा सेज, यही बेसिकली वजह। अब यहां पे जितने भी बात है ये सब हमने की, यहां पे जो है इनको बड़े सारे क्या दिए गए, एग्जम्पशन दिए गए। किससे? अब उसका नाम दिया हुआ है, अब उसका नाम पुराना एक्ट है तो अभी भी उस तरह से है, लेकिन चाहे वो कस्टम हो, टैरिफ एक्ट हो, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल टैरिफ हो, सर्विस टैक्स, सेंट्रल, और कह रहे हैं ये एग्जम्पशन एज इट इज, उसका नाम हम जीएसटी बोल दें, चाहे उसका नाम कुछ भी बोल दें, जो बेनिफिट्स हम आपको देते थे वो तो एक इंटेंशन था ना, हम आपसे एक्साइज नहीं लेते थे, तो क्या है जीएसटी में उसका प्रोविजन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो हम तो यही कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग करोगे और टैक्स, तो वही चीज हम आपको क्या करेंगे, वही बेनिफिट हम किस में दे देंगे, जीएसटी में। लेकिन उन्होंने इसीलिए अभी भी वो नाम रहने दिया कि कल के डेट में चाहे हम किसी भी नाम से अपने टैक्स को क्यों ना पुकारे, लेकिन आपको बोला ना कि आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपसे मैन्युफैक्चरिंग पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप चीजों को बाहर भेजोगे तो आपसे कोई कस्टम ड्यूटी हम चार्ज, तो अब हम इसको जिस भी नाम से जिस भी एक्ट में क्लब कर दे हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इसको देख करके लोग क्या करना चाहेंगे, सेज एरिया में काम करना चाहेंगे। दूसरा, सेज बनना भी तो चाहेंगे कि चलो हम सेज एरिया क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। याद कीजिए कुछ लोग टाउनशिप डेवलप करते हैं, ये नहीं कि वहां बैठ करके खुद जो है वो घर में रह रहे होते हैं, उनका काम डेवलप करना। कुछ लोग जाकर के वहां पे मकान खरीदते हैं रहने के लिए, कुछ खरीदते हैं दुकान चलाने के लिए, कितना बड़ा टाउनशिप है तो उसमें दुकान भी तो चाहिए, कुछ वहां पे पेट्रोल पंप भी लगाते। इसका मतलब है कि कुछ एक है जो एरिया डेवलप कर रहे हैं और कुछ है जो वहां क्या करेंगे जाकर के बिजनेस, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। एक टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, यही उनका बिजनेस है, और दूसरा वहां जाकर के एक दुकान लेंगे और उस दुकान के जरिए चीजों को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो अब यहां पे डेवलपर का मतलब है वो पर्सन जो सेज एरिया को क्या करे, जो सेज बना रहा है, और ये को डेवलपर वो है जो उसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। आगे आप इसको देखिएगा भी कि वो आपको क्लियरली दिखेगा भी जब आगे पहुंचेंगे कि क्या एग्जैक्ट सेंस कह रहा है। ए पर्सन और अ स्टेट गवर्नमेंट विच हैज बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ए लेटर ऑफ अप्रूवल, और किसकी मदद कर रहे हैं ये, एक तरह से कहिए डेवलपर की मदद कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब हमें पता है, इंपोर्ट का मतलब हमें पता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर का मतलब, यहां पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बहुत ब्रॉड रख दिया है, और अगर सही में मैं बोलूं तो कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ब्रॉड डेफिनेशन कहां पढ़ाया था, फैक्ट्रीज एक्ट में, वहां मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ब्रॉड रखा गया। यहां पे इन्होंने क्या किया है, उससे भी 2-3 स्टेप आगे निकल गए हैं। और देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने कैसे करके किया है। बाकी चीज तो ठीक है, मेक, प्रोड्यूस, फैब्रिकेट, असेंबल, ये सब तो आम बात है, लेकिन जो मिंटोस वाला बात है वो भी जरा देख लीजिए। रेफ्रिजरेशन सिर्फ वहां पे रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन से, कटिंग, पॉलिशिंग, ब्लेंडिंग, री इंजीनियरिंग का ये भी वहां कवर था। लेकिन ये देखिए जरा, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, जो भी नाम दीजिए, कितना तो मुझे भी नहीं पता है क्या क्या कल्चर है। तो कहा कि लेकिन यहां ये पता है कि ये सारे चीज जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और एनिमल से जो है वो क्या है, रिलेटेड है। तो कहा इनमें से भी कोई एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। मछली पाल रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कहा लेकिन फिर भी इसे क्या मानेंगे, मछली को अगर आप कर रहे, मछली पालन जो होता है, पोल्ट्री फार्म जो है,
क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इसको भी हम क्या मानेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का हमने बोला कि या तो सेज एरिया में क्या कीजिए, मैन्युफैक्चर, और या क्या कीजिए, सर्विस, यही दो चीज ना। तो हम पहले मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करेंगे, तब ना आप वहां पे इनमें से कोई भी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर्विस को डिफाइन करना होगा या नहीं, और फिर इसको भी बहुत ब्रॉड रखा और कहा कि सर्विस आर कवर्ड अंडर द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। और ये जो वर्ड है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन सर्विसेज, जान थे, इसी से रिलेटेड एक वर्ड में पढ़ाऊंगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी आपको बताऊंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ट्रेड। ये आपको जो मैंने बोला है सेकेंड राउंड, मेरी याददाश्त है, वो सब पार्ट है, भूल करके नहीं है, वो इंटेंशनली है। उसमें जब हम सेकेंड राउंड में आएंगे तो हम लोग उन चीजों को गेट से जोड़ेंगे। जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, गेट्स बोलते हैं उसे, जिसके तहत जाकर के हम लोग जो है आईपीआर वगैरह के बारे में क्या पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि जो पढ़ लिया है उसी का मैंने बोला था एक और क्या करेंगे, पॉलिसिंग करेंगे, वो आएगा, सही समय पे आएगा। उससे पहले आपको ब्रेक मिलेगा 2-3 दिन का, तब वो चीज शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद आपका वहां से रिवीजन वाला स्टाइल में पिक कर लूंगा। वहां पे जो है वो चूंकि एक बार वो पढ़ाया हुआ रहेगा, उसको पढ़ाऊंगा, और बीच में आपके पास थोड़े टाइम में दूंगा जहां पे आप इधर वाला, खास करके ईसीआईपीएल के जो जी चीज अभी तेज चल रहे हैं, इसको क्या कर लेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सारा कैलकुलेशन क्या हुआ, किस दिन मुझे खत्म करना है बैच, किस दिन से रिवीजन का है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान है। गरीब आदमी हूं ना, आप लोग तो बड़े लोग हैं, आपको प्लानिंग की क्या जरूरत है, जब जो मर्जी सो कर दे, तो करेंगे बात। तो वहां पे हम लोग देखेंगे अभी क्या बोला गया है। गेट्स जो है ये WTO का एक पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज रखा गया था, और उसी में कहा गया था कि इन सर्विसेज को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। मुझे एक चीज बताइए, सर्विसेज के कैटेगरी में जब रख रहे थे तो क्या हमारे एक्ट ने सर्विसेज को कहीं डिफाइन नहीं किया है? थोड़ा दिमाग लगाते रहिएगा, सर्विसेज को कहीं डिफाइन किया है? अरे होनहारो कुछ तो बोलिए, कहां? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा है, कंपटीशन एक्ट में पढ़ा है, तो हमारे यहां सर्विसेज डिफाइन नहीं है। तो हमारे यहां डिफाइन है तो वहां से ले लेते तो क्या होता, जो हम चले गए गेट्स में चले गए, क्यों इंटरनेशनल लेवल पे चले गए? और थोड़ा इंडिया का पार्ट क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहां से क्या करना है, सर्विस कहां देना है। तो कहा जो सर्विस बाहर जाने जाते हैं वो सर्विस रखिए ना, तब ना जो है उसी नाम से रखिए, तभी तो वहां से आप सर्विसेज देंगे, तो लोग क्या करेंगे, उसे एक्वायर करेंगे। तो इसीलिए बोला वो सारे सर्विसेज जो किसके तहत आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय व्हाट, इनके पास तो पावर है ही, जो यहां पे कमी ज्यादा होगा उसको भी उसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्या इरादा है, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा उसमें, खेती, मुर्गा मुर्गी, मधुमक्खी पालना, मछली पालना, सब क्या कर दिया, शामिल कर दिया। और साथ ही साथ सर्विस के केस में इंडियन सर्विस से लेकर के इंटरनेशनल सर्विसेज जितने हैं उन सबको क्या कर दिया, शामिल कर दिया। वहां पे अगर कोई आपका बैंक का ब्रांच है, जैसे बैंक के अलग अलग जगह ब्रांच होते हैं या नहीं, एक तो जहां बैठे हैं उसी के जो है वो फ्लोर नीचे जो है वो स्टेट बैंक का है ब्रांच, ऐसे ही वो ब्रांच, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब हमेशा लगता है कि बैंक का वो ब्रांच जो इंडिया से बाहर है उसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलते हैं। नहीं, ये नहीं है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब होता है किसी भी बैंक का वो ब्रांच जो किस एरिया में है उसको क्या बोलते हैं, ऑफशोर। और क्यों जो है वहां पे बैंक रहेगा, कह रहे वहां मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहां सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये पैसे से ही होगा या और किसी तरीके से होगा। इंडिया के बाहर से पैसे आएंगे तो कहा कि बाकी काम वो वहां करे, और बैंकिंग के लिए बाहर निकल करके आए। याद कीजिए IFCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जब हमने CMSL में पढ़ा था तो नहीं बोला था कि वहां पे जो है वो सेज एरिया में स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी सब रहे, तभी तो लोग फैसिलिटेट होंगे। अरे भाई हम बाहर क्या कर रहे हैं, सारा फैसिलिटी कहां पे है, सारा फैसिलिटी सेज एरिया में है, वहां पे चलो, वहां से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वहां से क्या करेंगे,
मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और दुनिया भर के टैक्स का क्या लेंगे, बेनिफिट लेंगे, जो एग्जम्पशन हमें क्या किया हुआ है, मिला हुआ है। द प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया, यहां पे इन्होंने दो एरिया डिफाइन किया, कौन कौन सा, प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग। तो यहां पे कहा प्रोसेसिंग एरिया का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सेटिंग अप फॉर एक्टिविटीज बीइंग कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसको कौन सा एरिया बोल दिया, ये हुआ प्रोसेसिंग एरिया, जहां पे या तो गुड्स बन रहे हैं या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विसेज। द एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट, ट्रेडिंग और वेयर हाउस पर्पसेस, और द नॉन प्रोसेसिंग एरिया फॉर द एक्टिविटीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव। तो हम कह रहे हैं कि एक हमारा जो हुआ मेन चीज, जहां चीजों को बनाएंगे और जहां से सर्विस क्या करेंगे, लेकिन चीजों को बनाने के बाद वेयर हाउस में भी तो रखेंगे, तो वो भी जगह को अलग आइडेंटिफाई कर दिया। तो कहा कि ऐसे और कोई भी चीज को हमने किस में रख दिया, नॉन प्रोसेसिंग में। एक वो जगह हुआ जहां से हम चीजों को बनाएंगे और जहां से सर्विस डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रोवाइड। और एक चीज हो गया जो उनसे रिलेटेड चीज है, या तो उसको स्टोर करना है या रॉ मटेरियल मंगाया है उसको कहीं पे रखना है, तो वो एरिया अलग बना दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ और फैसिलिटी, देखिए कितने प्लानिंग के तरीके से हुआ है। अगर मान लीजिए एक एरिया है, इस एरिया में अगर ट्रेन की ट्रैक बिछेगी तो ट्रेन का ट्रैक इस तरह से होना चाहिए कि सामान जो है वो आएगा रॉ मटेरियल, और फिर वहां पे फिनिश गुड्स वहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बोला गया ये एक जगह रखो, ये नहीं कि एक जगह है जहां पे इसका सामान आ रहा है वो यहां रखा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जो सामान तैयार हो गया वो वहां रखा रहा है, और ये एरिया है जहां पे वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब आपके लिए ये चीज कन्वीनियंट है, लेकिन जरा सोचिए अगर आपका सामान यहां रॉ मटेरियल आएगा तो मुझे वहां पे रेल ट्रैक रखने पड़ेंगे या नहीं, तो वहां जो है उसका भी तो सामान वहां आ रहा है। अब इस केस में फिर रेल ट्रैक वहां भी ले जाना है। कहा गया कि इसीलिए सेज बहुत बड़ा एरिया होता है, तो गोडाउन वेयर हाउस एक तरफ रख दिया, ताकि जिसका भी रहेगा, रॉ मटेरियल आया है किसी चीज से ही तो आएगा, वहां पे चौड़े रोड आए हुए हैं, वहां पे जो है वो आपका प्लेन लैंड करने का व्यवस्था है, वहां पे आपका रेल का ट्रैक आया हुआ है जो अंदर तक जाएगा, वहां पे आपके सामान हो गए, वो स्पेस बना हुआ है, वहां पे आपका सामान रह गया। चीज आपकी तैयार हो गई, वहां से ला करके फिर वेयर हाउस में रख दीजिए, क्योंकि अब वहां से ही वो क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने प्रोसेसिंग और क्या बना दिया, नॉन प्रोसेसिंग, ताकि उनके लिए चीजों को मैनेज करना क्या हो जाए, और आपके लिए चीजें ज्यादा फैसिलिटेटेड हो जाए। गाइडलाइन टू बी कंसिडर्ड बाय सीजी व्हाइल नोटिफाइंग एनी एरिया एज सेज। कहा कि कोई आपके पास आएंगे और कहते हैं कि इस एरिया को सेज बनाओ, तो कुछ सोचेंगे या जय माता दी लेट्स रॉक चलो बनाओ सेज, कुछ तो होना चाहिए उससे पहले। तो कहा क्या सोचिए, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमी एक्टिविटी। क्या सही में आपको उस जगह से लिख रहा है कि एडिशनल इकोनॉमी एक्टिविटी हो सकता है, जरूरत है वहां पे। प्रमोशन ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड, इंडिया वाले भी और इंडिया से। याद कीजिए सेज एरिया में ही बनता है आईएफएससी, जहां पे भरोसा होता है किनको, बाहर वाले को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो वहां पे लगाना चाहेंगे तो उनको क्या दिखेगा, ज्यादा फिर। आप देखिए आपको जरूरत है इन बातों, बस इन बातों को सोच लीजिए, उसके बाद कीजिए। हो सकता है इनमें से सारी बात आपके लिए रेलिवेंट हो, या इनमें से कोई एक बात आपके लिए क्या हो, रेलिवेंट हो, लेकिन कम से कम सोच जरूर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इन बातों को सोच करके आप आगे बढ़िए। क्रिएशन ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप कहिएगा ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वैसी कोई जरूरत नहीं, हमारे देश में बड़े रोजगार के साधन है, मेन कंसर्न तो हमारा इस समय क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही चीज है, एम्प्लॉयमेंट भी आपको जनरेट करना है और क्या चाहिए, और आपको इकोनॉमी और भी एक्टिविटी क्या करना है, स्टार्ट करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तैयार करने में कितना हर्डल है, कितना आसानी से हो सकता है। जैसे देखिएगा कि जहां समंदर वगैरह आसपास रहता है, उस आसपास में सेज बहुत ज्यादा बनता है। जैसे आप मुंबई, गुजरात इन सब में देखते हैं। रीजन बस ये रहता है कि जो ज्यादा सामान बाहर से आएगा या जो बाहर जाता है, तो वो ज्यादातर जो है वो किस रूट से जाता है, आपका शिपमेंट से जाता है, नहीं तो कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। तो वो एक बड़ा कहिए कि
लोगों को टेम्प्ट करता है ताकि हम, और आपको लगेगा सर इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या चीज है कि नागपुर में 50 पैसे और जो है वो 1 रुपए भी जो है वो किलो जो है वो प्याज जो है वो लोग नहीं लेते हैं, तो किसान छोड़ देते हैं रोड पे, और आज आप 100 रुपए किलो जो है वो क्या कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और जगह जगह से घूम करके आने का जो है वो असर है, जिसके कारण चीजें क्या हो जाती महंगा। अगर कभी मौका लगे देखिएगा, आप किसी रूरल एरिया में जाइए, जिस समय दिल्ली में सब्जी के दाम में आग लगा रहता है, उस समय हरियाणा या पंजाब या और किसी जगह जाइए, उधर से जब गुजरते रहिएगा देखिएगा कितना सस्ता सस्ता लोग क्या दे रहे होते हैं, क्योंकि वो दुकान से, वहां खेत से दुकान तक पहुंचने में जो है वो कॉस्ट क्या हो जाता है, काफी ज्यादा। तो ये भी एक पार्ट है। मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, कहीं इन चीजों के कारण देश का क्या एकता, अखंडता और दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन हमारा हैम्पर ना हो रहा। इन बातों का ध्यान रख करके क्या बनाएंगे, किसी भी एरिया को सेज एरिया अगर बनाना चाहते हो तो उससे पहले इन बातों को जरूर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब आप अकेले ये काम नहीं करना चाहते हैं, यहां पे 3 तरह के लोग हैं। कहा कि अगर आप सेज, अभी मैं सेज में यूनिट नहीं लगा रहा हूं तो मैं क्या डेवलप कर रहा हूं, मैं सेज डेवलप कर रहा हूं। कहा कि कोई इंडिविजुअल कर सकते हैं, कहा बेशक कर सकते हैं। कोई कंपनी कर सकता है, कहा बिंदास कर सकता है। कहा स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कहा बिल्कुल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कहा बचा क्या। तो अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहे तो कहा गया कि वो इंडिविजुअल कर सकता है, जगह का तलाश करे। क्या करे, जगह की तलाश करे, आइडेंटिफाई करे, और आइडेंटिफाई करने के बाद अपना प्रपोजल जो है वो किसको फॉरवर्ड करे, स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट फिर जो है वो परमिशन के लिए कहां जाएगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो गया, वो डिक्लेयर करेंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे सेज एरिया को, उस दिन से वो सेज कहलाएगा, अदरवाइज सेज। और तब ये बंदा क्या करेगा, ये डेवलपर है, वहां पे डेवलपमेंट करना शुरू करेगा, रोड, सड़क, जो जो चीज और लगे, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, रेल, जो भी चीज रहेगी वो डेवलप करेगा। कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे तो कहा स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर से स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा देगी, तब वहां से कहां चलाएगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। और कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी भी एरिया को, देखिए मोनोपोली है ही, सीजी है, किसी भी एरिया को क्या अनाउंस कर सकती है, सेज एरिया अनाउंस कर सकती है। उन्हें इसके लिए जो है वो किन की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के परमिशन की जरूरत नहीं है। कहा ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा और यहां पे क्या कर दिया है, इलैबोरेट किया है कि क्या जो है स्टेप वाइज प्रोसेस रहेगा। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी पर्सन, कोई कर सकता है। अब कहने कि अगर कोई पर्सन करेगा तो आइडेंटिफाई करने के बाद किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। इट अलाउ पर्सन एट हिज ओपिनियन टू मेक प्रपोजल डायरेक्टली टू द बोर्ड। अगर कोई इंडिविजुअल चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को देने की बजाय क्या कर सकता है, डायरेक्टली, डायरेक्टली किसको, लेकिन बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस केस में भी क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ देख लेगा, लेकिन पर्सन कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कंसेशन ऑफ व्हाट, बोलेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल, बोल देंगे हमें कोई अब दिक्कत नहीं है, आपके कंप्लायंस सारे ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो किससे जो है वो लेना पड़ेगा कंसेंट। तो 2 बातें हो गई। इससे बेहतर तो ये है कि पहले हम किसके थ्रू चले जाएं, देख तो लें, क्योंकि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट बोले हम तो जमीन देंगे नहीं, तो सेज कहां बनाओगे, कागज पे बनाओगे। सेज का मतलब तो वो जमीन ही हुआ, जिसको क्या करेंगे आप, उस एरिया को ही तो आप डेवलप करेंगे, तो वो क्या बनेगा, तो वो किसी न किसी राज्य में ही तो आएगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो सिर्फ उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे कि हाँ यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे इतना दिख रहा है, नजदीक में समंदर है तो ये है वो है, काम हुआ तो वह वरना लोग उसी में डूब मरेंगे, जो भी वो सोचे। मतलब जिस भी एंगल से उन्हें सोचना रहे, हर चीज को सोच करके उन्होंने अपने तरफ से तो कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट बोली नहीं, ये जगह हमने जो है वो बच्चों के लिए पार्क बनाने के लिए रखा है, हो गया। अब फिर आगे क्या बचा, क्या काम बनेगा, लेकिन आपकी मर्जी, दोनों ही तरीका क्या हो सकता है, अडॉप्ट। लेकिन ज्यादातर केस में जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं वो हमेशा किसके थ्रू जाते हैं, और यहां पे जब आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो डिपेंड करता है, तुरंत परमिशन मिल जाएगा, कभी परमिशन नहीं मिलेगा। तुरंत कैसे मिल जाएगा वो आगे आप समझ सकते हैं। यहां पे ही जो है वैसे सीएस काम आते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं है बल्कि अप्रोच भी है। और इसीलिए जो है यहां भी कुछ दुकान
बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट से चलता है। आप जो देखते हैं CS इन सब में जो काउंसिल की जो है वो इलेक्शन जो होता है, आप लोग मेंबर बनिएगा तब ये जानिएगा, CS में काउंसिल इलेक्शन होता है, रीजनल काउंसिल, फिर आपका जो है वो सेंट्रल काउंसिल जो चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्यों लोग यहाँ पे मेंबर बनते हैं? क्योंकि हर दिन उनका उसके बाद उठना बैठना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, और कोई भी पोस्ट में कोई सैलरी नहीं मिलता है। कमाल की बात है, कोई सैलरी नहीं मिलता है, फिर भी देखिएगा उस समय प्रचार उचार के लिए बहुत जोर रहता है, और उस केस में हम लोगों को भी याद किया जाता है। रीजन ये है कि वहां हम लोग इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं, क्योंकि आप लोग पास किए, बच्चा ही तो कल को क्या बनेगा? मेंबर बनेगा। और सिर्फ उसमें जो वोट कौन दे सकता है? सिर्फ मेंबर दे सकता है। तो ये जो है वो चुनाव या बाकी चीज, कहने का मतलब बस इतना ही है कि स्टेट गवर्नमेंट से क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अपना जमीन मुफ्त में दे देती है सेज के लिए, और इसी सब पे विवाद चलता है कि आपने फलाने जगह तो इतने दाम लिए, यहां पे पैसे क्यों नहीं लिए, या रेंट क्यों नहीं ले रहे हैं? लिया ना, अलग लिया, वो सिर्फ अलग रखा हुआ है, वो जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं गया। गवर्नमेंट के अकाउंट में हजारों करोड़ जाते हैं, यहाँ पे बात 100 करोड़ में हो गया। वो 100 करोड़ जो है वो किसी एक पर्सन के पास है। अब ऐसा कहीं भी, तभी तो जो निकल के आता है फ्रॉड हुआ क्या हुआ। तो हमेशा पहले परमिशन किधर से? कोशिश स्टेट गवर्नमेंट, और फिर ये अगर आप इंडिविजुअल है तो, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट है तो पर आइडेंटिफाई कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए डायरेक्टली किसको? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। जो आपको जो है मैंने वहां पे डायग्राम में दिया है वही यहाँ पे क्या कर दिया, अगर आप वहां समझ गए तो बस आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप एंड नोटिफाई द सेज विदाउट कंसल्टिंग व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्टली कर सकते हैं। द बोर्ड ऑफ अप्रूवल में आफ्टर रिसीट ऑफ प्रपोजल, कह रहे हैं ये अप्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट। अगर इनको लगता है कि बिल्कुल बेकार है, रिजेक्ट कर देंगे। इनको लगता है एकदम टनाटन है, एक्सेप्ट कर लेंगे। इनको लगता है नहीं, थोड़ा ट्विक करने की जरूरत है, थोड़ा अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई करने के लिए आपको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपावर्ड है क्या करने के लिए? मिनिमम एरिया वगैरह की कम से कम क्या होना चाहिए, कितना भाई जगह होना चाहिए, तभी उसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे? सेज डिक्लेयर करेंगे। इफ द बोर्ड अप्रूव द प्रपोजल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो इट शेल कम्युनिकेट द सेम टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बता देंगे कि हमने एज इट इज क्या कर दिया, ओके कर दिया है। अप्रूव द प्रपोजल विथ मॉडिफिकेशन, तो भी कम्युनिकेट करेंगे। अब जो है वो कम्युनिकेट किसको करेंगे? क्यों स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आया था और वो कह रहे कि हम मॉडिफाई करने के लिए बोले, इस जगह ये रहेगा और इस जगह ये रहेगा, और इतना एरिया कम से कम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए होना चाहिए। अब आप देखो इससे करवा पाओगे ऐसा? इसीलिए किसको भेजेंगे? सीधा उस समय मॉडिफिकेशन नहीं था तो किसको भेजा? क्योंकि नोटिफाई कौन करेगा? नोटिफाई करने का काम से सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे फाइनली कि हाँ ये एरिया क्या हो गया हमारा, और जब तक वो नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक भले आपको अप्रूवल मिल गया, वो एरिया जो है वो सेज जो है वो नहीं कहलाएगा। इफ मॉडिफिकेशन आर एक्सेप्टेड बाय पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल से कम्युनिकेट किनको? अब अगर स्टेट गवर्नमेंट वो मॉडिफिकेशन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, वो पर्सन कंसर्न भी मान लेता है, तब वो किनको फिर भेज देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या करने के लिए? अब कि अब इसको भाई आप नोटिफाई कर दीजिए। पहले इनको कोई गिलास शिकवा नहीं तो सीधे बोलेंगे नोटिफाई कर दीजिए। है मॉडिफिकेशन तो क्या बोलेंगे? मॉडिफाई करो, और करके दे दिया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। रिजेक्ट द प्रोपोजल, अगर रिजेक्ट करेंगे तो ये भी जो है उस पर्सन को और किसको बताएंगे, और वजह भी बतलाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करेंगे? अब जो है ये इसको नोटिफाई करेंगे और लेटर ऑफ अप्रूवल इनको क्या करेंगे? इशू कर देंगे। जैसा उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसा बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने जिस तरीके से बोला था उस तरीके से सारे चीज को देखते हुए उनको लेटर ऑफ अप्रूवल दे देंगे और कह देंगे कि आज से आप डेवलपर हो गए और ये एरिया हमारा क्या रहेगा? सेज, और इसको आप डेवलप करना शुरू कर दीजिए। अभी तो वो जमीन है बस, अब आप इसको क्या करना शुरू कीजिए? डेवलप करना शुरू कीजिए। एनी पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट हु इंटेंड टू प्रोवाइड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन आइडेंटिफाइड एरिया, अब देंगे ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह, एनी ऑथराइज्ड ऑपरेशन मेक प्रपोजल फॉर द सेम टू किनको?
बोर्ड ऑफ अप्रूवल ऑफ, कह रहे हैं कि जो लोग वहां पे अपना बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, वो सब अब किससे अप्रूवल ले लें? क्यों? क्योंकि यही लोग अब आपके क्या कहलाएंगे? को डेवलपर। जो डेवलपर का काम था डेवलप करना, ये लोग अपनी सर्विस वहां दे रहे हैं, तो मुझे बताइए डेवलपर का काम आसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो कहा कि एवरी सच पर्सन स्टेट गवर्नमेंट हुज प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड, जिनका क्या हो गया? अप्रूव। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला मैं यहां पे एक जो है वो सहकारी बैंक खोलूंगा, अप्रूव्ड, वो क्या कहलाएंगे? को डेवलपर कहलाएंगे। और जिस पर्सन के नाम से लेटर ऑफ अप्रूवल मिला है वो क्या कहलाया? डेवलपर कहलाया। अगर आपको जो है वो मिल गया डेवलपमेंट का राइट, तो क्या कीजिएगा? उसके बाद सेज एरिया को डेवलप कीजिएगा या सिर्फ दिन बिताइएगा? क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। लेकिन यहां पे देखिए आपने क्या किया, आप नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल मे सस्पेंड अप्रूवल एंड अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन। सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। कितने दिन के लिए कर सकता है? 1 साल तक के लिए देखरेख की। अगर उनको लगता है 1 ही महीने में फिर आप लाइन पे आ जाएंगे, चीजों को ठीक से करने लगेंगे, तो हटा लेगा वहां से। नहीं तो कितने दिन तक के लिए? 1 साल के लिए कह सकता है कि एडमिनिस्ट्रेट करो, देखो वो चीज वैसे नहीं हो रहा। इन्होंने बोला था सड़कें जो होंगी ऐसी होंगी कि जिसपे 12-14 चक्का कितना भी चक्के वाला गाड़ी लगा दो। आप कहेंगे सर ये मैटर करता है? हाँ जी, अगर वो गाड़ियां नॉर्मल सड़क पे आ जाए तो सड़क धंस जाए, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है। कहा गया कि उस तरह की चीज, आपने कहा था ट्रैक बिछाएंगे, तो उस पे जो है वो पैसेंजर ट्रेन वो नहीं है, गुड्स ट्रेन है, बहुत ज्यादा वजन रहेगा। ट्रैक का स्ट्रेंथ उस तरह का है या नहीं है? अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ दिख रहा है तो डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन ड्यूटी इम्पोज ऑन हिम, चाहे पैसे की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई। जो टाइम में जितना आपने बोला था कंप्लीट करेंगे उतना कंप्लीट नहीं किया है। डेवलपर इज परसिस्टिवली क्या कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल बार बार कह रहा है कि आप चेक करो और पहले टेक्निकल टीम को वहां पे रखो, टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करने के बाद ट्रैक बिछाना शुरू करो। किसी भी इन्होंने जो है वो टेक्निकल पर्सन को हायर इस काम के लिए नहीं किया, जो सुपर स्पेशलिस्ट हो कि कितना वेट, किस तरह के सॉइल में किस तरह का ट्रैक बनना चाहिए। बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। द डेवलपर वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लेटर ऑफ, इतने दिन के भीतर ये, इतने दिन के भीतर ये, अभी तक वो काम नहीं हुआ है। द फाइनेंशियल पोजीशन डेवलपर का ऐसा है कि आगे होगा भी नहीं, पैसा खत्म हो गया है। पॉसिबल? या जहां से उसने सोचा था कि पैसा मिलेगा सेज को डेवलप करने के लिए, भी तो कहीं से पैसा उठाते हैं, वहां से पैसा आना क्या हो गया? बंद हो गया है। नो लेटर ऑफ अप्रूवल कैन बी सस्पेंडेड, ये तो आपको पता ही है, हम भारत देश में रहते हैं। कहा कि तब तक सस्पेंड नहीं करेंगे जब तक कम से कम कितने महीने का नोटिस नहीं दिया। और 3 महीने का नोटिस का मतलब समझें कि 3 महीने का टाइम है, जो गड़बड़ हो रहा है उसको क्या कर लो? ठीक कर लो। कर लिया तो कोई बात नहीं, आप तो डेवलपर है, बनाते रहिए, और नहीं किया तो अभी सस्पेंड कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सेज की जरूरत है तो एरिया तो डेवलप करना ही पड़ेगा। लेकिन वो शुभ हाथ आपके नहीं होंगे, अब हमारे पर्सन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जिनकी निगरानी में वही सेज बनेगा जो मैप क्या हुआ था? अप्रूव हुआ था। तभी तो आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल से क्या मिला था? अप्रूवल मिला था। तो कहीं ना कहीं क्या था? कहीं ना कहीं मैप तो अप्रूव हुआ था कि कहां क्या बनना है, कितना कैपेसिटी का कौन सा चीज लगना है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल का ड्यूटी क्या हुआ? 3 रेगुलेटरी बॉडी है, सबसे ऊपर कौन है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो भाई ग्रांटिंग द अप्रूवल, रिजेक्टिंग द अप्रूवल, मॉडिफाइंग, आपको नहीं लगता है तीनों एक ही जैसा चीज है? या तो ग्रांट करेगा, रिजेक्ट करेगा, या क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथराइज ऑपरेशन, सेज एरिया में कौन कौन सा डेवलपर वर्क करेगा? ग्रांटिंग रिजेक्टिंग प्रपोजल फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल। नहीं, हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे, कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ग्रांटिंग लाइसेंस इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज पर व्हाट? IDRA में जो है मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा याद हो, सेटिंग अप जब आपको पढ़ा रहा था कि आप लाइसेंस सेक्टर में आ रहे हैं या डी लाइसेंस सेक्टर में आ रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं तो उस केस में आपको क्या चाहिए रहेगा? आपको लाइसेंस चाहिए रहेगा। तो कहा कि वहां जो लाइसेंस लेते हैं वो लेते हैं, आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? अगर आप सेज एरिया में आते हैं तो किससे लीजिएगा ये लाइसेंस? बोर्ड ऑफ अप्रूवल से लीजिएगा। और अगर सेज एरिया में नहीं आते हैं तो इनसे लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सिया से लिया जाता है, सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस, वो एक अलग बॉडी है, सेक्रेटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस।
परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी असाइंड टू इट बाय, ये हर जगह रहेगा। जो नीचे का ऑथोरिटी रहेगा हमेशा जो है वो क्या करेगा, अपने ऊपर की ऑथोरिटी, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल सबसे ऊपर है तो किसके, और जो भी इनको क्या बताए सीजी जो भी और काम दे उस काम को करेंगे। डेवलपमेंट कमिश्नर, कहा गया कि एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सेज के ये सारे सेज के देखरेख के लिए होते हैं, जितने भी सेज हैं उन सब के लिए एक क्या है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अब जो है वो हो सकता है 2 सेज या 4 सेज, अब डिपेंड करता है सेज का साइज कितना है, उस पे हमारे क्या होंगे, डेवलपमेंट कमिश्नर। और इनका काम हुआ कि गाइड द एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप यूनिट्स इन, किस सेज में, जिस सेज के आप क्या हैं, आप 1 के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं और 3 के, डिपेंड करता है वो सेज कितना बड़ा है। इंश्योर एंड टेक सुटेबल स्टेप फॉर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ क्या, अब सेज एरिया से इफेक्टिवली क्या होना है, तो इसी पर्पस के लिए किया था। तो वो आप देखिए जिस एरिया के आप क्या हैं, जिस सेज के आप क्या हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर। फिर मैंने आपको बोला कि ये कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा क्या है हमारा सेज, और उसमें कितना वर्क का वॉल्यूम है वो भी देखना पड़ता है। इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर एंड यूनिट इन, किसकी निगरानी कर रहे हैं, डेवलपर की भी, कि सही से डेवलप कर रहा है नहीं, और साथ ही साथ जो यूनिट कहां पे बन रहा है, यानी जो लोग वहां जाकर के अपनी दुकान खोल रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की चाहे किसकी, सर्विस की। डिस्चार्ज एनी अदर फंक्शन एज असाइंड बाय, ये तो होगा ही होगा, लेकिन देखिए इनसे ऊपर का बॉडी है तो क्या बोला, एनी अदर फंक्शन एज मे बी डेलीगेटेड बाय होम, बस वही हो गया। मम्मा पापा बड़े हैं तो वो तो रूल करेंगे ही करेंगे, गलती से भैया बड़ा है तो वो भी बोलेगा मैं भी शासन करूंगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो भी आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे इनको सीजी की बात तो माननी ही माननी है, साथ में कौन, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल को किसकी बात सुननी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अप्रूवल कमिटी, ये एक सेज के लिए, हर एक सेज के लिए हमारा क्या होगा, अप्रूवल कमिटी होगा। और इस अप्रूवल कमिटी का काम है अप्रूव द इंपोर्ट या प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड, कहां से, उस एरिया से इसमें आ रहा है उसको अप्रूव करना, क्या सही में उस क्वालिटी लायक है, उस तरह का है। अप्रूव प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या कहां से देख रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, और इधर किसको लिख रहे हैं स्लैश दे करके, फ्रॉम, तो मतलब इनके लिए जो है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और आउटसाइड इंडिया में कोई अंतर नहीं है। मॉनिटर, लेकिन क्या ये गलत पर्पस के लिए था, नहीं, ये अच्छे कॉज के लिए था। मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज इन सेज, कौन सा सेज, सिर्फ उसी एक सेज जिसका वो क्या है, जिसका वो अप्रूवल कमिटी है। अलाउ 1 रिसीट ऑफ अप्रूवल फॉरेन कोलैबोरेशन एंड व्हाट, एफडीआई, करेंगे बात एफडीआई की, देखिएगा आना शुरू हो गया। एफडीआई अगर उस जगह हो रहा है, किस जगह, उस सेज में हो रहा है, तो इनका जुरिडिक्शन हो गया, किसका जुरिडिक्शन हो गया, अप्रूवल कमिटी का। मॉनिटर एंड सुपरवाइज व्हाट, कंप्लायंस से सारे कंप्लायंस किए जा रहे हैं नहीं फुलफिल। परफॉर्म अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और बोला उसको भी। अब आपने सेज बना लिया, सेज बनाने का काम 3 में से कोई कर सकता है, इंडिविजुअल, स्टेट गवर्नमेंट और उसके सारे कॉन्सिक्वेंस से सारा चीज देख लिया। अब सेज बना लिया तब वहां पे यूनिट सेट कीजिएगा, या मस्त जो है वो सुबह में मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, अच्छा फील होगा, इसके लिए बनाया है, यूनिट सेट होगा। तो कह रहे कि पर्सनल बाय द पर्सन इंटेंडेड, प्रपोजल बाय द पर्सन इंटेंडेड, क्या करने के लिए, किसको लेकिन जो है वो एप्लीकेशन दे रहा है ये बताइए। और ये बात मुझे नहीं पच रही है, डेवलपमेंट कमिश्नर को क्यों दे रहा है और उसके बाद वो अप्रूवल कमिटी को क्यों फॉरवर्ड कर रहा है। अगर आप समझ सकते हैं तो थोड़ा समझने का खुद कोशिश कीजिए। तो मुझे इसमें कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है, उल्टा हो गया है, नहीं ऐसा मुझे लग रहा है या नहीं, ये आपको बताना है कि क्या ये डायग्राम सही जा रहा है या कुछ गड़बड़। और ये तब होगा जब आप थोड़ी देर पहले जो बताया था वो आपको दिमाग में हो। क्या बताया थोड़ी देर पहले, अप्रूवल कमिटी किसके लिए, एक स्पेशल उस सेज के लिए, डेवलपमेंट कमिश्नर। तो आपको सेज एरिया में जाके क्या करना है, तो आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए जिस जगह आप यूनिट ओपन करना चाहते हैं
आपको वहां जाना चाहिए, वहां की अथॉरिटी, और वो कौन है? तो आपको अप्रूवल कमिटी के पास जाना चाहिए। यहां क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट। गलती से लिख दिया, क्या किया मैंने? कौन? ये गाइड किसको कर रहा है? सबसे पहले मुझे बताइए कि जो मैंने बेसिक बात बोला था, जितने भी सेज हैं उन सब के लिए एक क्या है? और आपका जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वो किस चीज के लिए है? मल्टीपल सेज के लिए। लेकिन अप्रूवल कमिटी किसके लिए है? तो कहां जाना चाहिए? बोले, लेकिन बस थोड़ा सा मिस के, बहुत सही से बताएं चीज को। एक बस थोड़ा सा और एस्पेक्ट देखना है। डेवलपमेंट कमिश्नर एक सेज के लिए है या मल्टीपल? तो आप जरा देख लीजिए ना, जो यूनिट बनाना चाह रहे हैं ये तो मुंह उठा करके चले आए कि मुझे सेज एरिया में क्या करना है, और आप देखिए कि किस सेज एरिया में जाना उनके लिए सही रहेगा। डायमंड मर्चेंट हैं, उनको यहां नहीं रहना चाहिए। यहां पे जो है वो खूब जो है वो कोयला वाला काम हो रहा है, या यहां पे ज्यादा आयरन का कास्टिंग वगैरह हो रहा है, उसके लिए सांता क्रूज वाला है। तो उसको क्या गाइड करेंगे? आप वहां पे जाइए। कहने का मतलब है इनके पास मल्टीपल यूनिट का एक्सेस है, तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इनके लिए कौन सा वाला क्या है। दूसरा हो सकता है एक पर्टिकुलर सेज में जगह ना हो, तो ऐसे केस में आप पहले जाएंगे एक अप्रूवल कमिटी के पास। एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक अप्रूवल कमिटी के पास गए, वो बोला सब तो ठीक है लेकिन इस सेज एरिया में तो पैर रखने की जगह नहीं है, इतना मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हो गया, पॉसिबल है या नहीं? अरे भाई, कभी ना कभी कोई चीज सैचुरेट होगा या नहीं? मोहल्ले में मकान खाली नहीं है, कोई ऐसा समय आता है या नहीं आता है जब सारे मकान किराए पे लगे हुए हैं। तो इसीलिए बोला कि एक के पास नहीं जाओ, उनके पास जाओ, कम से कम 4-5, या बाकी तो उनके कंसर्न में होगा कि यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो। ऐसे तो क्या होगा, आपको हर एक के पास जाते जाते जो है वो आप थक जाएंगे और अंत में इरादा क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन ये किनको ट्रांसफर करेंगे? जिस सेज में इनको लगता है स्पेस है, जो सेज इनके लिए क्या रहेगा? सुटेबल रहेगा, उसके जो है वो किसके पास? अप्रूवल कमिटी। क्लियर है ये बात? अब अप्रूवल कमिटी को ही अप्रूव करना है। अप्रूवल कमिटी अप्रूव करेगा विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम अप्रूवल कमिटी, डेवलपमेंट कमिश्नर ग्रांट क्या मिल जाएगा? लेटर ऑफ अप्रूवल। एनी पर्सन एग्रीव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल कमिटी। अप्रूवल कमिटी चौधरी बना, बोला ना मैं तुझे परमिशन, पॉसिबल है या नहीं है? अरे भाई, जब नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है, लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए वाली बात है, तो वो क्या कर सकते हैं? ना भी बोल सकते हैं। आप अपील कहां कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास अपील कर सकते हैं। सेज ऑथोरिटी देखिए, अब यहां पे एक है जिसका नाम है सेंट्रल ऑथोरिटी, जो है बनाते हैं ऑथोरिटी किसके लिए? ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखने के लिए। तो ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट पर्टिकुलर सेज, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट सेज, रिव्यूइंग द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेज, लेवी यूजर सर्विस चार्ज, फी, रेंट एंड यूज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द अथॉरिटी, परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज में बी। कुछ नहीं, ये ऑथोरिटी जो है वो और क्या कर रहा है? आपको असिस्ट भी कर रहा है और चीजों पे क्या कर रहा है? निगरानी भी रख रहा है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड ऑथोरिटी। क्या किसी ऑथोरिटी को वो ओवरराइड कर सकते हैं? ये तो हम हर जगह पढ़े। कितने दिन के लिए? कब? इफ ऑथोरिटी इज अनेबल टू, चाहे वो कोई भी हो, उनको जो काम करना था वो उन्होंने, आपने डेवलपमेंट कमिश्नर को लेटर दिया था क्या करने के लिए? कि सेज बनाना है, वो काम सही से नहीं कर, उन्होंने आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया। पॉसिबल? हैज परसिस्टेंटली मेड डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट?
परसिस्टेंट, अच्छे चीज में नहीं, नेगेटिव में क्या कर रहे हैं, लगातार डिफॉल्ट जो है वो किए जा रहे हैं, मतलब डिफॉल्ट करने में एकदम परसिस्टेंट आप हैं, एकदम मेंटेन किए हुए। एब्यूज इट्स पावर, या पावर का क्या कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। बिफोर इशूइंग अ नोटिफिकेशन superseding an authority, the CG is required to give reasonable time to the authority to make what, और ये तो मैंने आपको बताया हर जगह है। अगर किसी का भी आप क्या करना चाहते हैं, अगर किसी को किसी भी तरीके से जो है आप जो है वो कोई भी, चाहे वो एब्यूज किया पोजीशन का या वैसे नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पावर है, आप उसके लाइसेंस को या बाकी चीजों पे ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन बिना क्या दिए हुए नहीं। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना ही पड़ेगा। सुपरसीड का मतलब है माई ऑर्डर विल सुपरसीड द ऑर्डर गिवन बाय एनी पर्सन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। क्या मतलब हुआ, हाँ, ओवरराइड, मेरे पास कौन सा राइट हो गया, ओवरराइडिंग पावर हो गया। सुपरसीड का मतलब उस पर हावी होना। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई अनऑथराइज पर्सन ना घूमे, इसके लिए जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो क्या करते हैं, जो भी पर्सन वहां एम्प्लॉयड है, रिसाइड कर रहा है, या उसको वहां पे क्या करना पड़ा है किसी भी कारण से, भले इंस्पेक्शन के लिए भी कोई गया हुआ है तो उसको भी क्या पहनाएंगे, सबके आईडी पे अलग अलग मेंशन रहेगा, लेकिन सेज में सिर्फ वही रहे जिसके पास सेज का आइडेंटिटी कार्ड है, अब जिस भी कैपेसिटी का होगा। अब याद कीजिए जरा, सेटिंग अप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, क्या आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए याद है पूरा का पूरा एक्ट पढ़ा था या नहीं? नहीं आ रही आवाज, पढ़ा था, दोबारा बताना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था कि सेज एरिया में एक स्पेशल जो है हम जोन बनाते जिसका काम सर्विस प्रोवाइड करना है, वेरियस सर्विस प्रोवाइड, लेकिन ये सर्विस इंडिया से बाहर के लिए जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे उसके शेयर इशू होते हैं, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, जहां कंपनी क्या होगी, लिस्ट हो सकती है। उस कंपनी के लिस्ट होने के लिए सेबी आईसीडीआर में जो रेगुलेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा। इन एडिशन टू दैट आपने देखा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह में अलग था या नहीं। अगर कोई वहां स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहते, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत जैसे हम काम करते थे, कहा कि वो चीज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बताया हुआ है कि उसके लिए 51% वाला कुछ याद आ रहा है, तो ये सारे चीज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। कहा ठीक है, ना यहाँ पे बैंक, ना इंश्योरेंस कंपनी, ना प्रोविडेंट फंड, ना सेबी, उनके प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि क्या एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब हम बनाएंगे तो आईएफएससी एक्ट जो है आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, अगर कहीं किसी एजेंसी को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो प्रायर जो है वो इंटीमेशन देंगे, किनको, डेवलपमेंट कमिश्नर को, क्या करने के लिए कि इन्हें उस स्टेज में क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, सर्च करना है, जरूरत पड़े तो क्या करना है, सीज भी करना है। इन अ यूनिट कह रहे हैं कि इफ सच एजेंसी ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट नोटिफाइड ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और लाइक टू बी कमिटेड इन, अब ऑफेंस का लिस्ट दिया होगा कि किस तरह की एक्टिविटी वहां हो रही है, और अगर ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है तो उसको क्या किया जाए, रोका जाए, या होने की संभावना है, होने से पहले क्या कर दिया जाए, रोका जाए। नो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इज अलाउड, कब, विदाउट प्रायर इंटीमेशन, किसको, और अप्रूवल ऑफ कंसर्न डेवलपमेंट कमिश्नर। कह रहे हैं कि लेकिन आप ये कैसे नहीं कर सकते हैं, बिना अप्रूवल के नहीं करते। लेकिन किसका अप्रूवल, उस पर्सन का अप्रूवल ले रहे हैं, नहीं, हम तो डेफिनेशंस का, हम तो अथॉरिटी का परमिशन ले रहे हैं। एन ऑफिसर or agency, if so authorized by central government, may carry investigation, inspection, search, seizure without prior intimation or prior approval to whom? अगर इनको डायरेक्टली सीजी से परमिशन मिला है तो इनसे परमिशन लेने की जरूरत किनसे, डेवलपमेंट कमिश्नर से। यहां पे इन्होंने अलग से कोर्ट बनाया है, इसी स्पेशल कोर्ट को ये क्या कहते हैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट। और ये जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है ये इन्होंने बोला कि किस लिए बनाया गया, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इशू रहेंगे उसको जो है वो क्या कर सके, एमिकेबल तरीके से, आसान तरीके से सेटल कर सके। तो सेंट्रल द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कौन, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेकर के वन और मोर कोर्ट टू ट्राई ऑल
सूट्स, सेज के जो भी मामले होंगे उस मामलों की सुनवाई के लिए अलग से क्या बना सकते हैं, कोर्ट बना सकते हैं। और साफ कहा, नो कोर्ट अदर देन विच कोर्ट, डेजिग्नेटेड कोर्ट ट्राई एनी सूट और कंडक्ट द ट्रायल ऑफ एनी नोटिफाइड ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के तहत हो रहा है वो कह रहे हैं कि कोई और कोर्ट नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, डेजिग्नेटेड कोर्ट करेगा। अगर इन्होंने जो है वो कोई भी जो है वो फैसला सुनाया, पॉसिबल, डेजिग्नेटेड कोर्ट ने हाँ या ना, नहीं पसंद आया, कितने दिन में, कहां से और कहां करेंगे, हाई कोर्ट में। द हाई कोर्ट, अब फिर ये 60 डेज वाला बात है, तो क्या ये हमें ध्यान में नहीं रहेगा, कह रहे हैं कि यहां पे मैक्सिमम जो है वो टाइम जो वो दे सकते हैं, फर्दर वो कितना, एक बार तो पहले 60 दिन हुआ ही, उसके बाद फर्दर इन्हें कितना टाइम का राइट है। इसका तो ये नहीं कि 60 ही का राइट है, वो कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम कितने दिन तक, 60 दिन तक जा सकता है। यहां पे कह रहे हैं कि सीजी हैज पावर टू मॉडिफाई प्रोविजन ऑफ एक्ट और अदर इनएक्टमेंट इन रिलेशन टू सेज। बहुत नया बात कुछ बोला, हर जगह सेज में पावर है। और यहां लेकिन देखिए ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि चाहे कहीं पे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, किसी और एक्ट से इनकंसिस्टेंट भी क्यों ना हो जा रहा हो, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा ऐसे ऐसे, उसको आप ब्रीच कर रहे हैं ना, ब्रीच क्या कर रहे हैं, उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए दे दिया है कि चाहे किसी एक्ट में कुछ भी क्यों ना लिखा हो। जीएसटी कहता है कि ऐसा होगा तो ये दो वो दो, इंटर स्टेट तो दिस दैट, ये कहते हैं नहीं, अगर हमने एग्जाम्प्ट कर दिया तो उसको कहीं करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका किस चीज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या था हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा एरिया जिस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, सर्विस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां दुनिया भर के बेनिफिट, फैसिलिटीज, टैक्स वगैरह का वेवर देते हैं, ऑथोरिटी वगैरह फैसिलिटेट करती है, ताकि आप वहां से क्या करें, चीजों को प्रोडक्ट बनाएं, सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसे क्या करें, उसे इंडिया से बाहर दे, ताकि हमारे पास क्या आए, फॉरेक्स आए। तो ये सारा कुछ सेज के बारे में। लेकिन फॉरेक्स से रिलेटेड सिर्फ यही एक्ट नहीं है, अब जितने भी हमारे पास एक्ट हैं वो सब किसके लिए है, तो अब उस एक्ट में और क्या क्या है और किसको कैसे कोरिलेट करना है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।